हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में आर्टिकल 109 और 110 को पढ़ेंगे। ये मनी बिल के संबंध में है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 109 से। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, इसमें हमें समझना होगा कि लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स है मनी बिल के संबंध में। राज्यसभा केवल रिकमेंडेशंस दे सकती है, वो रिजेक्ट नहीं कर सकती किसी मनी बिल को। तो उसमें कोई राज्यसभा चाहे तो कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती। केवल और केवल रिकमेंडेशन देने की पावर है राज्यसभा के पास। और लोग मनी बिल हमेशा हमेशा सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट होगा, वो राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता, वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा, वहीं से स्टार्ट होगा। और राज्यसभा अगर अपनी सहमति न दे, उसको पास न करे, तो भी मनी बिल कानून बन सकता है। ऑर्डिनरी बिल की तरह नहीं है कि राज्यसभा उसको रोक सकती है। और जो मनी बिल होते हैं, सारे गवर्नमेंट बिल्स होते हैं, प्राइवेट बिल्स नहीं होते हैं। और ये किसी मिनिस्टर द्वारा ही पेश किए जाते हैं। और ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर ही प्रस्तुत होते हैं। पहले प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे, फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा मनी बिल को। ये कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। और पहले तो लोकसभा में ये पास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा को भेजा जाएगा उसकी रिकमेंडेशंस के लिए। जो वो राज्यसभा रिकमेंडेशन कुछ देना चाहे, ना तो वो कुछ अमेंडमेंट कर सकती है राज्यसभा, ना रिजेक्ट कर सकती है। राज्यसभा केवल अपनी रिकमेंडेशंस दे सकती है कि ये हमारी रिकमेंडेशंस हैं। और जैसे ही राज्यसभा को मिलेगा तो लोकसभा ने पास कर दिया, फिर राज्यसभा को भेज दिया रिकमेंडेशन के लिए। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को अपनी रिकमेंडेशन को वापस के सहित लोकसभा को वापस करना होगा। बिल्कुल 14 दिन का समय है राज्यसभा के पास। 14 दिन के अंदर राज्यसभा को उस बिल को वापस भेजना होगा लोकसभा के पास अपनी रिकमेंडेशंस के साथ। रिकमेंडेशंस है, ये अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अब लोकसभा के पास ये अधिकार है कि वो जो रिकमेंडेशंस आई है वो चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले या रिजेक्ट कर दे, या कुछ एक्सेप्ट कर ले, कुछ रिजेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये वो लोकसभा के पास पावर है। अगर लोकसभा ने रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली तो फिर मनी बिल दोनों सदनों से पास माना जाएगा। और किस फॉर्म में पास माना जाएगा? जिस फॉर्म में काउंसिल की रिकमेंडेशन होकर के आया था, राज्यसभा की रिकमेंडेशन होकर आया था, जिसको लोकसभा ने एक्सेप्ट किया, उस फॉर्म में वो पास माना जाएगा। अगर लोकसभा ने रिजेक्ट कर दी, कुछ रिकमेंडेशन रिजेक्ट कर दी, तो फिर वो उस फॉर्म में माना जाएगा जिस फॉर्म में लोकसभा ने पास किया था। वो राज्यसभा के रिकमेंडेशंस को इग्नोर करते हुए जिस फॉर्म में लोकसभा ने पास किया था उस फॉर्म में माना जाएगा, अगर लोकसभा ने राज्यसभा की रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, मान लीजिए 14 दिन का टाइम है, तो 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने कुछ भी नहीं किया, पेंडिंग रखा हुआ है, तो भी उस केस में वो पास माना जाएगा, दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा। और जो राज्यसभा के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, तब भी वो बिल 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक पास माना जाएगा दोनों सदनों द्वारा। और किस फॉर्म में पास माना जाएगा? जिस फॉर्म में लोकसभा ने पास किया था। अच्छा, इसके बाद जब लोकसभा तो दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है या डीम टू पास हो जाता है, इसके बाद प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है उनकी एसेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शंस है? प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे देंगे या वो अपनी कंसेंट विथहोल्ड करेंगे। वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते, जैसे ऑर्डिनरी बिल में भेजते हैं, वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते उसको, सदनों को। जैसे इसको डायग्राम के माध्यम से देख लें। मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, उसको पास होने के बाद काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में रिकमेंडेशंस के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे वापस करना होता है अपने रिकमेंडेशंस के साथ। अगर वो 14 दिन के अंदर वापस कर दे अपनी रिकमेंडेशंस के साथ, तो फिर लोकसभा या तो एक्सेप्ट कर ले, अगर एक्सेप्ट कर लिया रिकमेंडेशंस को तो अमेंडेड फॉर्म में वो पास माना जाएगा। और अगर ये ना एक्सेप्ट करे
तो भी पास माना जाएगा दोनों सदनों द्वारा, जिस फॉर्म में लोकसभा ने पास किया था। और अगर लोकसभा 14 दिन के अंदर वो वापस ही न करे तो फिर तो भी दोनों सदनों द्वारा पास माना जाएगा, जिस फॉर्म में लोकसभा ने पास किया था उसी फॉर्म में माना जाएगा। मनी बिल्स के क्या स्पेशल फीचर्स हैं? लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स है, राज्यसभा न तो रिजेक्ट कर सकती है न कोई अमेंडमेंट कर सकती है, हमेशा लोकसभा में ही ओरिजिनेट होगा, इंट्रोड्यूस होगा। राज्यसभा के पास केवल रिकमेंडेशन देने की पावर है। ये आर्टिकल 109 हो गया। अब आर्टिकल 110, मनी बिल है क्या? कौन कौन से बिल्स मनी बिल आते हैं? अगर इन मैटर्स के संबंध में प्रावधान है तो वो मनी बिल होगा। ओनली प्रोविजंस डीलिंग विथ ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, इन मैटर्स के संबंध में कुछ प्रावधान है तभी वो मनी बिल होगा। टैक्स के संबंध में, टैक्स के संबंध में क्या? टैक्स लगाना, इम्पोजिशन, टैक्स अबॉलिशन, टैक्स हटाना, रेमिशन उसमें छूट देना, ऑल्टरेशन मतलब चेंज करना, और रेगुलेट करना। इसके कोई भी टैक्स में ये काम करने से के लिए कोई बिल है तो वो मनी बिल है। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पैसे बोरो कर रही है या कोई गारंटी दे रही है, उसके संबंध में कोई रेगुलेशन है और या बिल है। और द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, कोई कानून का संशोधन करना है, कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ने लिया है या फिर लेने वाली है, तो उसके संबंध में कोई बिल है तो वो मनी बिल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसकी कस्टडी, इसमें पेमेंट डालना, इन फंड्स पे पेमेंट डालना और निकालना, इसके संबंध में कोई बिल है तो वो मनी बिल है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी अप्रोप्रिएट करने के लिए कोई बिल है तो वो मनी बिल है। द डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर को ये डिक्लेयर करना कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगा या फिर उसका अमाउंट बढ़ाया जाएगा, तो उसके संबंध में कोई बिल है तो वो मनी बिल है। The receipt of money on account of consolidated fund of India, consolidated fund of India के बिहाफ पे मशीन मनी रिसीव करना और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बिहाफ पे पैसे प्राप्त करना या फिर उस पैसे की कस्टडी या इशू करना उस पैसे को, उसके संबंध में कोई बिल है तो वो मनी बिल है। या फिर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट, ये भी इसके संबंध में कोई बिल है तो भी मनी बिल है। ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाले 6 आइटम्स के संबंध से रिलेटेड कोई मैटर है, उसके संबंध में कोई बिल है तो वो भी मनी बिल है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वो मनी बिल नहीं होगा स्पेसिफिकली। अगर कोई बिल है इसमें कुछ फाइन वाइन प्रपोज किया गया है, कुछ पेनाल्टीज प्रपोज की गई हैं कोई कानून तोड़ने के संबंध में, तो वो फाइन लगाने की वजह से वो मनी बिल नहीं बन जाएगा, पेनाल्टी लगाने की वजह से मनी बिल नहीं है। कोई लाइसेंस के लिए पेमेंट या फीस मांगी गई है तो भी वो मनी बिल नहीं हो जाएगा क्योंकि पैसे मांगे गए हैं लाइसेंस के लिए। कोई सर्विस देने के लिए फीस मांगी, पेमेंट करना है तो भी वो मनी बिल नहीं होगा। अच्छा, लोकल अथॉरिटी या बॉडी या अगर कोई टैक्स लगाती है, उसको इम्पोज करती है, अबॉलिश करती है, छूट देती है, चेंजेस करती है, रेगुलेट करती है, इसलिए लोकल पर्पस के लिए कोई लोकल बॉडी या अथॉरिटी तो टैक्स लगा रही है, चेंजेस कर रही है, छूट दे रही है, रेगुलेट कर रही है लोकल पर्पस के लिए, तो भी वो मनी बिल नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ये कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, अगर ये प्रश्न खड़ा हो गया तो इसके संबंध में लोकसभा के स्पीकर का डिसीजन फाइनल होगा, वो डिसाइड करेंगे कि ये मनी बिल है कि नहीं। अच्छा, मनी बिल पे ये जब एक एंडोर्समेंट होता है
स्पीकर ऑफ द लोकसभा करते हैं, लोकसभा के स्पीकर मनी बिल का एंडोर्स करते हैं कि ये एक मनी बिल है। जब ये मनी बिल भेजा जाता है राज्यसभा को उनकी रिकमेंडेशन के लिए आर्टिकल 109 के तहत, तो राज्यसभा को भेजा जा रहा है बिल, तो स्पीकर उस पर एंडोर्समेंट करेंगे कि ये मनी बिल है, ताकि राज्यसभा उसी हिसाब से एक्शन ले सके और टाइम लिमिट का ध्यान रखे। और जब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है उनकी कंसेंट के लिए, एसेंट के लिए, आर्टिकल 111 के तहत, तो भी उस पर वो लिखेंगे, एंडोर्समेंट करेंगे लोकसभा के स्पीकर कि ये एक मनी बिल है। थैंक यू फ्रेंड्स।